हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप देखने वाले हो एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज असुर का सीजन 2। इससे पहले मैं सीजन 1 को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसकी कहानी ठीक वहीं से आगे कंटिन्यू होती है। उस सीजन में तो हमें पता नहीं चला था कि असुर है कौन, शायद इस सीजन में पता चल जाए। तो पहले आप लोगों को मेरी पहली सीजन वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। चलो अब बिना टाइम वेस्ट की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 16 साल पहले होती है, जहाँ शुभ अपने 3 स्टूडेंट को समझा रहा था महायुद्ध बहुत करीब आ गया है और कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। उन तीनों में से वो अपने एक स्टूडेंट जगदीश को मार देता है, क्योंकि जो काम ये शुरू करने वाले हैं वो इसके बस की नहीं थी। कहानी पहुंचती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें एक भारी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है केसर के लिए, क्योंकि ये एक जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर है। सुशांत केसर के खिलाफ कोर्ट में कोई एविडेंस जमा नहीं कर सका। उसके लिए कोर्ट सीबीआई को 7 दिनों का टाइम और दे देती है, वरना फिर कोर्ट केसर को रिहा कर देगी। जाते जाते वो कह रहा था कली का आरंभ होने जा रहा है। इस बात से सुशांत को टेंशन होने लगी थी। हम डीजे को देखते हैं जो एक धर्मशाला में है और उससे एक बच्चा बातें कर रहा था। निखिल अभी तक अपनी बेटी के सदमे में खोया हुआ था। उसकी वाइफ 2 दिन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक नई ऑफिसर आती है, ईशानी। वो कहती है उसने लोलार की मौत की फाइल पढ़ी है और उसे रसूल पर शक है, क्योंकि उसकी गवाही और सारे सबूत सब परफेक्टली मैच हो रहे हैं और यही तो शक की वजह है। नैना को उसकी मेड स्वाति एक एटीएम के कैमरे में नजर आती है, जिसने इसकी बेटी को मारा था। नुसरत निखिल को हौसला दे रही थी, तभी उसके पास एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट आते हैं और उस लोकेशन पर पहुंचने पे उन्हें एक डेड बॉडी मिल जाती है। ढाका से कोई सारे नेटवर्क हैक करवा रहा था और वो रसूल को मैसेज सेंड करता है, हम तैयार है रात 9 बजे के लिए। डीजे अपना फोन ऑन करता है तो उसे अपने साथियों को बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। डीजे की लोकेशन नैना को मिल जाती है, वो कहाँ है। डीजे के पास एक पार्सल आता है जिसमें उसकी वाइफ की फोटो थी और उस पर लिखा था आपका तोहफा आपको रात तक मिल जाएगा। निखिल और नुसरत को डेड बॉडी की ऑटोप्सी करते हुए एक वॉच मिलती है, जिसमें आज की तारीख थी और रात 9 बजे का टाइम था। यानी उसने मैसेज दिया है आज रात को वो कुछ करने वाला है। और वो क्या है ये पूछने के लिए जाते हैं वो केसर के पास। वो इन्हें सीधा सीधा तो कुछ नहीं बताता, लेकिन वो कोड वर्ड में रुद्राक्ष के बारे में बताता है, जो बचपन में शुभ ने उसे एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी थी शिव ने आदि काल में एक तीर से 3 नगरों को विनाश कर दिया था। यानी आज रात शुभ एक साथ 3 जगहों पर अटैक करने वाला है। नैना डीजे को ढूंढती हुई उसके पास आ जाती है, पर वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। काफी देर तक बहस होने पर नैना वहाँ से चली जाती है। निखिल को तीनों लोकेशन के हिंट उसी डेड बॉडी से मिल जाते हैं। पहली है मुंबई के एक मॉल की, दूसरी है दिल्ली के एक हॉस्पिटल की और तीसरी है बेंगलुरु के कोरमांगला की। तुरंत पुलिस की टीम इन सारी जगहों पर पहुंच जाती है। नुसरत शुभ की बचपन की फोटो को मॉडिफाई करके अपने डेटा में चेक करती है। निखिल रसूल से कहता है इन जगहों पर जितने भी लोग हैं उनमें से कौन सा धनुष नक्षत्र क्षेत्र में पैदा हुआ है उसका नाम पता करके बताए। और 9 बजते ही हर जगह के टीवी इंटरनेट हैक करके शुभ अपने मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाता है। वो कहता है कलयुग में तुम्हें मारने और बचाने वाला सिर्फ कली है और 3 मिनट बाद मैं 3 लोगों को मार दूंगा, जिन्हें बचाने के लिए ना तो कोई मानव आएगा और ना ही कोई भगवान। और आज कली की लिखी नियति को वो भी स्वीकार कर लेंगे जो कायर और कमजोर लोग तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो इन तीनों को टीवी पर लाइव चला देता है। 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस इन तीनों तक तो पहुँच जाती है, पर 3 मिनट बाद तीनों को हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब वो अपनी शक्ति पूरी दुनिया को बता चुका है। डीजे भी ये देखकर नैना के पास आ गया और उसकी फोटो किसी से मैच नहीं हुई। रसूल के कंप्यूटर पे वो खुद सामने आ गया, जिसे वो झुक के प्रणाम कर रहा था। एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत 10 साल पहले होती है, जहाँ शुभ ने अपने दोनों साथियों को सही वक्त आने पर इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया और खुद त्रिलोकपाल में एक धार्मिक बाबा के पास चला गया। वहाँ पर इसका नाम पड़ा सर्वानंद। कहानी पहुँचती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ न्यूज चल रही थी उसने सारे सिस्टम को घुटने पर ला दिया। आखिर उसने किया कैसे? हर जगह सिर्फ उसी की खबर चल रही थी। ईशानी को रसूल पर शक है, इसीलिए वो किसी से उसका फोन टेप कराती है। डीजे और नैना स्वाति को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ फोन पर बात होती थी। जैसे हम भगवान को कभी नहीं देख सकते लेकिन हम उसे मानते हैं और उसकी हर बात भी। फिर स्वाति के फोन पर उसका फोन आता है और वो डीजे से ही बात करता है, लेकिन रिप्लाई में डीजे जवाब देता है स्वाति के गले में कैंची घुसा के। और आज के बाद डीजे उसके हर सवाल का जवाब यही देगा। फोन कटते ही फोन में भी आग लग जाती है, यानी सारा डेटा खत्म। फिर वो उसके मुंह पे वैसा ही मास्क लगाकर चला जाता है। उस धर्मशाला में एक बच्चे की शायद जहर खाने से मौत हो जाती है, लेकिन डीजे के साथ जो बच्चा रहता था उसके पानी पिलाने से वो होश में आ जाता है। जो 3 लोग मरे थे उनके हार्ट में बेस मेकर लगा था, लेकिन तीनों का एक ही वक्त पे काम करना बंद कैसे कर सकता है? उसे चेक करने पर पता चलता है उसे भी हैक किया हुआ था, लेकिन इस मशीन को रोकने के लिए 20 फीट तक इसके आसपास रहना पड़ेगा। यानी तीनों विक्टिम के आसपास ही उनका कातिल था। वो उन तीनों जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगाते हैं। शुभ जेल से 3 साथियों के साथ भागा था, लेकिन वो कहाँ गया? डिजिटल दुनिया में इतना महारथी कैसे हुआ कोई नहीं जानता। बेंगलुरु में जो बूढ़ा था उसने अपने घर में रखी वॉच का ठीक 9:05 पर अलार्म बंद किया था, जिसमें उसके बेस मेकर का रिमोट रखा था। और हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी वहाँ मौजूद था जिसे निखिल ने देखा था। डीजे बनारस जाके वो फाइल लेता है जब आग लगी थी।
थी और वो कैदी लापता हो गए थे। स्वाति की डेड बॉडी की डिटेल्स निखिल को मिलती है और वो ये कहता है ये शुभ का काम नहीं है क्योंकि उसे पहले टॉर्चर किया गया था। ये बात जाके वो नैना को बताता है और वो कहती है जिसने भी मारा है ये सब उसके कर्मों का फल है। डीजे नैना को बताता है शुभ जेल से अपने 3 साथियों के साथ फायर ब्रिगेड के भेष में भागा होगा। इन तीनों का नाम था ओम, जगदीश और बलवीर। जब वो भागा था उसी के आसपास से एक बोट चलाने वाला भी अचानक से गायब हो गया था। एक और लोकल न्यूज़पेपर से पता चलता है 17 अप्रैल 2007 में एक घाट पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। उसे चेक करने पर पता चलता है ये उन तीनों में से एक जगदीश की है और ये वही था जिसे शुभ ने फर्स्ट एपिसोड में मारा था। बाकी बचे ये दोनों। फाइल में एक नाम और मिलता है संतोष मुंडा का, जो पहले फायर ब्रिगेड में काम करता था और अभी वो गंगोत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। डीजे वहाँ जाके संतोष से उन सब के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ एक नाम बोलता है, गोपाल। निखिल को फुटेज वाले आदमी के बारे में पता चलता है। उसका नाम है पुष्कर जौहरी, जो ग्राफिक डिजाइनर था। सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते जॉब से निकाला गया था और इसकी लोकेशन भी पता चल गई। ये सब कुछ रसूल भी देख रहा था। वो पुष्कर के घर पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे फोटो लगे हुए थे और रिया की ड्राइंग्स भी, साथ ही बेस मेकर का कंट्रोल रिमोट और एक कंप्यूटर भी। स्वाति के फोन को नैना डिकोड करने की कोशिश करती है। उधर रसूल उस कंप्यूटर का डेटा रिकवर करता है पर अपनी तरफ से एक पेन ड्राइव लगाने से वो ब्लास्ट हो जाता है। ईशानी को उस पे पहले ही शक था, अब और ज्यादा हो गया। ओम का फोटो मॉडिफाई करने पर पता चलता है ये वही किलर है जिसे डीजे ने फर्स्ट सीजन में मार दिया था, यानी 2 मर चुके हैं, अब बचा बलबीर। स्वाति के फोन से नैना एक डार्क वेब खोलती है। निखिल उस रूम की सारी लाइट ऑफ करके एक दीवार पर टॉर्च चलाता है तो उसे कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं और दूसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है 12 साल पहले, जहाँ शुभ त्रिलोकपाल में अपने उस बाबा को भी मार देता है और साथ में सभी लोगों को, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पड़ाव था अपने मकसद तक पहुँचने का। जेल से भागने पर उसे एक ठिकाना चाहिए था, इसलिए वो यहाँ आया था। अब कहानी पहुँचती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ निखिल को 10-12 दिन पुरानी एक डेड बॉडी तालाब में मिलती है। शायद इसे टॉर्चर भी किया गया था। ईशानी निखिल को कहती है उसे लोलार की मौत का शक रसूल पर है। नैना डार्क वेब पर शुभ का पोर्टल चेक करके डीजे को बताती है अगर उसके फॉलोअर शुभ से या आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो वो कमेंट में ही बातें करते हैं और ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं और कमेंट पढ़ के उन्हें लगता है ये किसी कोड में बात करते हैं। इस केस पर काम करने एक नया ऑफिसर आता है, पॉल। अब ये इस केस को अपनी तरह हैंडल करेगा और जगह भी इसकी अलग होगी। वो उन सबको बताता है अगर कैसर के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए तो वो छूट जाएगा। डीजे प्रयागराज में संतोष के जीजा के पास जाता है। वहाँ से उसे त्रिलोक वाले बाबा के बारे में पता चलता है। हरिद्वार में जिनकी छावनी में शुभ था, जो लड़का आश्रम में डीजे के साथ था, वो अचानक ही बस से उतर के सबको रोक के कहता है आगे जाना खतरा है। कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी एक चट्टान उसके सामने वाले रास्ते पर गिर जाती है। सब लोग हैरान होकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और वहाँ मौजूद सब लोग उसे भगवान कह रहे थे। आखिर उसने इन सब लोगों की जान बचाई है। देखते ही देखते उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। डीजे हरिद्वार उसी त्रिलोक धाम पर पहुँचता है। वहाँ उसे पता चलता है एक जहर से बाबा और उसके सारे लोग मारे गए थे और शुभ यानी सर्वानंद उसी दिन से गायब हो गया। सिर्फ एक वृंदा श्रीवास्तव नाम की एक महिला बची थी और वो दिल्ली में है। कैसर केस जीत गया था, इसलिए वो नुसरत से उसके खिलाफ झूठे एविडेंस बनाने को कहता है। नुसरत ना चाहते हुए भी तैयार हो जाती है। वो रिपोर्ट में लिखती है कि कैसर का डीएनए उस डेड बॉडी के पास से मिला है जो उसे तालाब में मिली थी और रिकॉर्ड में ये भी दर्ज करवाता है कि डेड बॉडी 3 महीने पहले मिली थी, क्योंकि 10 दिन पहले तो कैसर जेल में था। इधर ईशानी रसूल के फोन को टैप करके सुनने की कोशिश करती है पर वो दूसरे फोन से बात करता है। निखिल को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वो ऑफिसर पे गुस्सा करता है। डीजे अब दिल्ली के उस कला केंद्र में पहुंचता है जहां वृंदा रहती है, पर वो एक अंधी औरत है, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बना लेती थी। निखिल को स्वाति की डेड बॉडी चेक करने से पता चल जाता है उसकी हत्या डीजे ने की होगी। डीजे को वृंदा के पास से शुभ की एक किताब मिलती है, क्योंकि डीजे से वो बात करना नहीं चाहती। शुभ इसकी जिंदगी में थोड़े पल के लिए आया था और फिर गायब हो गया। वो नैना को एक पेज सेंड करके डिकोड करने को कहता है और निखिल डीजे को बात करने के लिए पुराने किले में 4 बजे बुलाता है। ईशानी रसूल के घर से जाने के बाद उसके घर का ताला तोड़ के घर में घुस जाती है। उसे वहाँ एक पेन ड्राइव मिलती है, लेकिन तब तक रसूल वहाँ आ जाता है। वहाँ उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग भी मिलती है। ईशानी डरने लगी थी। वो ईशानी से पूछता है लोग मुझे साइको कहते हैं, क्या मैं साइको लगता हूँ? पर वो वहाँ से चली जाती है और रसूल उसे चुपचाप जाने देता है। डीजे निखिल से मिलता है तो वो बताता है स्वाति का मर्डर तुमने किया है। तुम में और शुभ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं एक और शुभ पैदा नहीं होने दूंगा। ईशानी अपने सीनियर से लोलार की फाइल पे चुपचाप काम करने को कहती है और घर आके उसकी पेन ड्राइव को चेक करती है तो उसमें ईशानी की फोटोज मिलती है और उसके घर के अंदर की वीडियो भी। ये देख के वो डर जाती है, शायद अभी भी वो इसे देख रहा होगा। नैना और डीजे को उन रैंडम कमेंट्स को डिकोड करने पर पता चलता है 7 दिन बाद अश्विनी नक्षत्र पर हमला होगा। डीजे को किसी पर यकीन नहीं है और वो नैना से मना कर देता है, इस बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। इसे उनकी कोई परवाह नहीं है। शुभ को पकड़ना ज्यादा जरूरी है और शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर फिर भी वो शशांक को बता देती है और वो सारी टीम को। रसूल तुरंत किसी को मैसेज करता है कि सारे गेट बंद कर दो। नैना के पास भी अलर्ट मैसेज आ गया और सारे पोर्टल एक एक करके बंद होने लगे। डीजे के पूछने पर स्मर्श बताता
बताता है किसी ने पोर्टल के सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन को चेंज कर दिया। वो नैना पे गुस्सा करता है पर स्मर्थ बताता है एक मौका और है। पोर्टल खोलने के लिए शुभ के किसी फॉलोवर का स्कैन चाहिए और उसे तो ये जानते हैं कैसर, लेकिन कैसर तो जेल से छूट गया। डीजे नैना और स्मर्थ को अपने एक दोस्त रणविजय से मिलवाता है जो एक एक्स रॉ एजेंट है। ईशानी निखिल को सबूतों के साथ रसूल के बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है अभी ये अटैक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शशांक सर से बात करना ये ठीक वक्त नहीं है। लोलार की पॉलिटिक की रिपोर्ट 3-4 दिनों में आ जाएगी और सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अभी के लिए वो ईशानी को इतना समझा देता है कल सुबह तक केसर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। ईशानी रसूल का पीछा कर रही थी तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। केसर सीबीआई वालों को चकमा देकर भाग जाता है, लेकिन आगे से उसे डीजे की टीम उठा के ले जाती है। पॉल के ऊपर शशांक का प्रेशर पड़ता है, वो केसर को किसी भी तरह पकड़ के लाए। निखिल को ईशानी नजर नहीं आती। टीम से पूछने पर वो बताते हैं उसका फोन सुबह से ऑफ आ रहा है। फिर ईशानी को दिखाया जाता है जिसे इस लड़की ने पकड़ रखा है और तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत 12 साल पहले होती है, जहां शुभ एक लाइब्रेरी के प्रोफेसर वेंकट रॉय से मिलकर उसे अपनी बातों में आकर्षित कर लेता है और उसकी रिसर्च प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है जो दुनिया की सुख शांति के लिए कुछ बना रहा है और इसका इस्तेमाल वो अपने लिए करेगा। कहानी प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है जहां ईशानी के गले में फंदा लगा हुआ है। रसूल उसे बताता है लोलार को भी उसी ने मारा था और जब तक निखिल वहाँ पहुँचता है वो मर चुकी थी। इसकी वजह से एक और मौत हो गई। इधर डीजे केसर को स्कैन करके प्रोग्राम चालू करता है और उसी से पूछता है अश्विनी नक्षत्र क्षेत्र को क्या होने वाला है। अब निखिल को एहसास होता है उसे ईशानी की बात मान लेनी चाहिए थी। रसूल वहाँ आता है तो निखिल उसे मारने लगता है और सबको रसूल की सच्चाई बताता है, पर कोई भी निखिल पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। शुभ डीजे के सामने टीवी पे आके हरिवंश नाम के एक व्यक्ति को बचाने की चेतावनी देता है। अनंत के पास एक औरत अपने खोए हुए बच्चे का पता मालूम करने आती है और वो अपनी दिव्य शक्ति से पता करके उन्हें बच्चे तक पहुँचा देता है। दिन ब दिन हर जगह इसके चमत्कार की न्यूज चलती है। डीजे को भी खबर मिलती है कि रसूल को शक के घेरे में लिया गया है। हरिवंश के बारे में डीजे एटीएफ को बताता है और वो इसे यहाँ उठा के ले आते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कोई इसे क्यों मारना चाहता है। आरबीआई में एक पार्सल आता है जो शायद शुभ ने भिजवाया होगा। रसूल की हिस्ट्री पता करने पर पता चलता है उसके घर का एड्रेस जब वो पढ़ाई कर रहा था। विक्टिम शालिनी उस कंपनी के लिए काम करती थी जो बेस मेकर कंपनी की है। रसूल के पड़ोसी से पता चलता है ये रसूल नहीं है, यानी ये झूठी आइडेंटिटी के साथ रसूल बन के रह रहा है। ये शुभ के उन 3 साथियों में से बलबीर होगा क्योंकि 2 तो मर चुके हैं। शालिनी की फ्रेंड से उसके एक्स बीएफ का पता चलता है जो दुनिया के 3 सबसे अमीर लोगों में से है, अर्जुन भल्ला। वो लोग अर्जुन से शालिनी के बारे में पूछने जाते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। शालिनी के लैपटॉप में कुछ एल्गोरिदम थी जो एआई एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। बलबीर के माँ बाप अपने बेटे को पहचान लेते हैं, वो रसूल नहीं बलबीर है और इनका डीएनए भी मैच हो गए थे। ये बात वो शशांक को बताते हैं और अब इन सबको ईशानी की बात पर यकीन हुआ, पर अब तक रसूल गायब हो चुका था। आरबीआई गवर्नर अपना इस्तीफा दे देता है। रसूल डीजे को फोन करके कहता है तुम अपने एक खास साथी को बचा सकते हो तो बचा लो, और वही औरत नुसरत को भी किडनैप कर लेती है। एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत 10 साल पहले होती है जहां कैसर की वाइफ को किसी नेता ने मार दिया था और बदले में पुलिस इसे ही मार रही थी केस वापस लेने के लिए। वो परेशान होकर सुसाइड भी करना चाहता था पर उसकी गन खाली थी। तभी फोन आता है शुभ का, वो इसे न्याय दिलाने को कहता है और वीडियो कॉल पे उनके सामने उन सब पुलिस वाले को सिलेंडर ब्लास्ट करके मार देता है। अब इसकी मौत शुभ के पास गिरवी है। तब से ये शुभ का गुलाम बन गया था। अब कहानी पहुँचती है प्रेजेंट टाइम में। नुसरत की कार में कोई फिंगरप्रिंट नहीं थी, बस किडनैपर की जूतों की मिट्टी थी। नुसरत को किडनैप करके वो अपने ठिकाने पे ले आई। रसूल के लैपटॉप से एक लोकेशन का पता चलता है जहां अनयूजुअली डेटा कंज्यूम होता है। वहां जाने पे उन्हें एक कार के नीचे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है और उसके अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर मिलते हैं जहां से रसूल अपना काम करता है। लेकिन रसूल कहीं और था जिसके पास अलर्ट मैसेज पहुंच गया। ये देख के रसूल हैरान हो जाता है। वो सोचता था यहाँ तक तो वो नहीं पहुँच पाएंगे। इन सब कंप्यूटर का डेटा ऑटो ट्रांसफर होने लगता है रसूल के टैब में। नैना वहाँ आके उसका डेटा ट्रांसफर होने से रोक देती है। फिर परेशान होकर वो डीजे और नैना दोनों को कॉल लगाता है। निखिल का काम है वो सारा डेटा ट्रांसफर करने देगा, फिर सारी हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर देगा उसके सामने। और डीजे का काम है वो केसर को रसूल तक पहुंचाएगा। मना करने पे वो नुसरत को गन पॉइंट पर लेता है, इसलिए मजबूरन उन्हें ये शर्त माननी पड़ती है। डेटा ट्रांसफर होने में 8 घंटे लगेंगे। वो सोचते हैं डेटा ट्रांसफर होने के बाद चुपके से हार्ड ड्राइव चेंज करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। केसर से जो लिंक ओपन हुए थे उससे पता चलता है किलर को पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में हो रही है और क्रिप्टो करेंसी की सारी ट्रांजेक्शन नेहा तलवार के अकाउंट में हो रही है। लास्ट ट्रांजेक्शन नुसरत के 1 घंटे पहले हुई है और उसने क्रेडिट कार्ड दादरी पेट्रोल पंप पे यूज किया है। वो निखिल को बताती है और निखिल को ये भी पता चलता है उस किडनैपर की मिट्टी जो नुसरत की कार में मिली थी उसमें एक केमिकल था जो टेक्सटाइल मिल्स में होता है और दादरी के पास 2 ऐसी मिल है, यानी नुसरत यहीं पर किसी एक में होगी। डीजे केसर को लेकर रसूल की बताई हुई जगह के लिए निकलता है और निखिल भी एक टीम के साथ लोकेशन पर निकलता है। इधर ये किडनैपर नुसरत के साथ खेल रही है। इसके सामने 2 महिलाएं चेयर पे बंधी हुई है। एक वो है जिसने कभी कोई क्राइम नहीं किया और एक इसकी बहन
जिसने किसी का एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ली थी। अब इन दोनों में से इसे किसी एक को मारना है वरना दोनों मरेगी। सारी टीम इधर उधर छुपी हुई थी और डीजे कैसर को रसूल के पास ले आता है। डेटा भी ट्रांसफर हो गया था और नैना हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर रही थी। पॉल शूट करता है पर निशाना चूक जाता है। इसी दौरान नैना एक हार्ड ड्राइव बदल लेती है। निखिल भी उस लोकेशन तक पहुंच चुका था और नुसरत को जल्दी ही कोई फैसला लेना है कि वो किसको मारे और वो अपनी बहन को छोड़कर दूसरी महिला को मार देती है। तभी निखिल और उसकी टीम आके किडनैपर को पकड़ लेती है और नुसरत को बचा लिया जाता है। ये बात वो पॉल को बताता है और डीजे कैसर को गोली मार देता है। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। पॉल रसूल को पकड़ने जाता है पर रसूल खुद को शूट कर लेता है और ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। डीजे ने उसे मार के गलती की। दोनों में से उनके कोई हाथ नहीं लगा और ये सब शुभ कहीं बैठा हुआ देख रहा था और एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वेब सीरीज में भी टोटल 8 एपिसोड है जिसमें से मैंने सिर्फ 5 ही एक्सप्लेन किए हैं। बाकी 3 अगली वीडियो में करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।